आइए बच्चों पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये चैप्टर 3 का, ठीक है, ये चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 है। आपने सुना होगा कभी अकाउंट पढ़ते समय, या पढ़ेंगे तो इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एस बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या है? एस आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस इन फॉर्म ऑफ गैप, सेट ऑफ गाइडलाइंस in form of gap that has to be followed for preparation and presentation of financial statement. सुना आपने? That has to be followed for preparation and presentation of financial statement. जब भी financial statement आप बना रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो तो किन रूल्स का इस्तेमाल करें, ये उसको तय करता है। ये सेलेक्ट करके दे देता है कि इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, और ये जो रूल बनाता है वो 4 बातों के बारे में होता है। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स। इनकम कब रिकॉग्नाइज करें, एक्सपेंसेस कब करें, एसेट्स कब करें, लायबिलिटी कब करें, टाइमिंग, घर की खेती नहीं कि जितनी मर्जी उतनी करें, और दूसरा कितने पे करें। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे गुडविल कैसे वैल्यू करें, इंटेंजिबल एसेट कैसे वैल्यू करें, क्या अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट को कितने पे दिखाएं, रिवोल्यूशन करें कि ना करें, करें तो किन शर्तों पे करें और कौन से अमाउंट पे करें, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन। भाई आप एसेट लायबिलिटी को अलग अलग दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई रूल है? किसको लॉन्ग टर्म माने, किसको शॉर्ट टर्म माने, नॉन करेंट करें। पहले क्या दिखाएं, फॉर्मेट कैसा हो, क्या कोई इनकम अपने रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ नेट करके दिखाया जा सकता है? जैसे कोई एसेट कोई लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, डेटर कहाँ दिखाएं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल कहाँ दिखाएं। तो इन सब चीज़ों को कैसे प्रेजेंट, कैसे खाना बनना और बात है, लेकिन खाने को तरीके से प्रेजेंट करना, खिलाने के लिए और बात है। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बताता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकाउंट में लिखी नहीं जा सकती, अकाउंटिंग नहीं हो सकती, क्वालिटेटिव जो बातें होती हैं उसको लिखी नहीं जा सकती, बट शब्दों में एक्सप्रेस तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिस्क है जो भी इतना बड़ा नहीं हुआ लेकिन डर है, डर है तो बताओ। आपने कोई बिल्डिंग है आपकी, लेकिन आपने उसको दे रखा है सिक्योरिटी एज ए लोन, बताओ कि लोन ले रखा है और उसकी हमने सिक्योरिटी दे रखी है। ये सब बातें होनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना ही करना है, याद रहेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया भाई एस? एस आया यूनिफॉर्मिटी इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट करने के लिए क्या आया बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पॉलिसीज सेम होनी चाहिए, पॉलिसीज बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। बाय मिनिमाइजिंग द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी बड़ी डाइवर्स है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। किस बात के लिए? फॉर बेटर कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। मान लीजिए कि हम इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन कर रहे हैं हीरो और बजाज का, मतलब दो कंपनियों के बीच में कंपेरिजन होता है, उसको बोलते हैं इंटर फॉर्म, ठीक है। कंपेरिजन कर रहे हैं, अब हीरो मान लो कोई और रूल से बना के बैठा हो, बजाज किसी और रूल से बना के बैठा हो, तो बात बन पाएगी नहीं ना। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तरह से हो। इंट्रा फॉर्म बजाज ही है, बजाज ऑटो, लेकिन बजाज ऑटो का हम ले रहे हैं 2024 और हम ले रहे हैं 2025। अब 24 के रूल्स किसी और तरीके से बने, 25 के किसी और तरीके से, बात तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तो कंसिस्टेंसी आता है कि जो रूल है उसको एकदम लगातार फॉलो कीजिए, अपने मन से रूल को आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा गया है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सबसे पहला है। दूसरा, दूसरी बात देखिए हो सकती है इसमें कि गाइडलाइंस
for preparation and minimum disclosure. देखिए होता क्या है ना कि लोग अपने मन से अच्छी अच्छी बातें तो बता देते हैं और जो थोड़ा रिस्क वाली बातें, डर वाली बातें होती हैं वो नहीं बताते। तो ये जानते हो क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा कि आप ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातें बता दें और गड़बड़ बातें ना बताएं। ऐसा मत करिए। आपको बताना चाहिए तो दोनों ही बताना चाहिए। ये बाउंड कर देगा कि नहीं भाई, आपको इतनी सारी चीज़ें तो बतानी ही बतानी है, तो फिर आप चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकते। इस बात के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और हम पढ़ेंगे। अभी तो नहीं है, 10+2 में तो नहीं है, 11th में नहीं है, लेकिन जब इंटर और फाइनल या बीकॉम हायर लेवल आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रूल्स भी बताता है और कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज करने के गाइडलाइन भी देता है कि नहीं नहीं ये बताओ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, एस कहता है नहीं, आप बताओ इसमें रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, लूज टूल्स कितना है, कंज्यूमेबल्स कितना है। 5 लाख क्या मतलब है यार? तो ये बताएगा कि भाई ऐसे बताना। आपने बता दिया फिक्स से 10 लाख, बोलता है ना लैंड अलग बताना है, बिल्डिंग अलग बताना है, लैंड नॉन डिप्रेसेबल, बिल्डिंग डिप्रेसेबल, प्लांट अलग, मशीनरी अलग, व्हीकल अलग, सब अलग है। कोई भी आइटम जो मटेरियल है उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन करो। ये बताएगा कि देखो अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है तो उसमें क्या क्या बताना है, नेचर बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है, उसमें होने वाला डर बताना है, फियर फैक्टर बताना है। ये सब आपको गाइड करेगा ताकि इससे क्या है कि कोई भी अकाउंटेंट कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बेटर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो सके और प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को अच्छी सलाह दे सकें, इन्वेस्टर समझ सकें कि बात क्या है। बाकी और भी कुछ बातें हैं, जैसे चीज़ें सब होंगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब एक जैसे बनाएंगे तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इन्हेंसमेंट होगा, रिलायबिलिटी। तो ये सब तो साइड इफ़ेक्ट है ही, अच्छे वाले साइड इफ़ेक्ट, ये तो बढ़िया बातें होंगी ही होंगी। ठीक है ना? तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यही इसका एडवांटेज भी है। ऑब्जेक्टिव एडवांटेज कुछ फ़र्क नहीं होता, कई बार लोग अलग से लिखते हैं, लेकिन बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान नहीं है, लिमिटेशन नहीं है ना? इसका भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ एज, लिमिटेशन ये है कि भाई मैन मेड, और मैन मेड की जो गलतियां हो सकती हैं, जो खूबियां हो सकती हैं, वो इसके अंदर भी है। हर समय वेरिफिकेशन टेस्ट ये पास नहीं कर सकता, नेचुरल नहीं है। और जिस इन्वायरमेंट में ये काम करता है ना, वो इन्वायरमेंट चेंजिंग है, चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। नीड टू चेंज कंसिस्टेंटली, मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, बदलना पड़ेगा। जैसे इंडिया में हम लोग जब CA पढ़ते थे 94, 95, 96, मैं वो समय देखता हूँ, और अब 2024, 25 और 26 देखता हूँ, 30 साल बीत गया, बहुत फ़र्क है। उस समय बिजनेस का लेवल कुछ और था, इंटरनेट का कम था। अब बिजनेस का लेवल कुछ और है, अलग लेवल पे काम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ गई है, स्केल ज़्यादा बढ़ गया है,
तो जाहिर है बाकी चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ेंगी भाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उस समय हुआ करते थे सब बदल गए। मैं तो देखता हूँ 2 नंबर में चेंज हुआ, 5 नंबर में चेंज हुआ, 7 में चेंज हुआ, 10 में चेंज हुआ, 11 में चेंज हुआ, और उसके बाद न जाने और कितने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए। मैं ऐसा देखता हूँ। तो भाई लिमिटेशन तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ये इसका स्टेटस क्या है। देखिए, दो बातें। एक तो है कि वो एंटिटी जो कंपनी है, और एक है नॉन कंपनी, नॉन कॉरपोरेट। देखिए, कंपनीज के ऊपर तो बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं, जिनका टर्नओवर ज़्यादा है, जिन्होंने लोन ज़्यादा ले रखा है, कैपिटल ज़्यादा ले रखा है, उनके ऊपर तो लीगल इन्फोर्समेंट किया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है अंडर कंपनीज एक्ट। नोटिफाइड बाई MCA, MCA का जानते हैं नाम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो फिर तो आपको मानना ही मानना है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब आप इसको नहीं मानेंगे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन नॉन कॉरपोरेट के लिए लॉ नहीं है, नो लीगल बेस, माने नहीं माने। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, उनको यह है कि जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ना बनाओ आप साइन नहीं करेंगे, ऑडिट नहीं करेंगे। तो इसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है? इन्फोर्समेंट थ्रू मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ ICAI। जो ICAI के मेंबर है ना, उनके थ्रू इन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, और हैं कितने, मतलब वो साइन करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर थोड़ा भी बड़ा नॉन कॉरपोरेट है जिसको ऑडिट कराना है तो फिर तो हो गया। हाँ, बहुत छोटा छोटा है तो अपना करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन करना अच्छा है ना। आप करेंगे तो लोन देने वाले या बाकी लोग आप पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे लोग। ठीक। नंबर 6 कितने हैं? तो देखो भाई, अभी तक 1 से लेकर 29 एस इशू किए गए, जिसमें से 2 विड्रॉ कर लिया गया। एस 6 8 10 में मर्ज कर दिया गया और एस 8 26 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कितने हैं? 27 एस हैं आज की तारीख में। ठीक है, क्या कवर करते हैं? तो इसकी पूरी लिस्ट है, आपको लिस्ट याद नहीं करनी, लेकिन मैं बता देता हूँ। 1 से लेकर 29 के बीच में इन्वेंट्री, कैश फ्लो, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इनकम, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट, EPS, लीज, टैक्स की अकाउंटिंग, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है वो कोई एक चीज़ उठाता है, जैसे मान लो इन्वेंट्री उठाया तो बताया कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जानी चाहिए, फॉर्मूले अगर कुछ हैं तो वो बताएगा, और भी डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल बताएगा, प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल बताएगा। मान लो AS10 है फिक्स्ड एसेट के बारे में, PPE बोलते हैं आजकल। तो फिक्स्ड एसेट में क्या शामिल होगा, क्या नहीं होगा, कैसे उसकी कॉस्टिंग होगी, उसका रिवोल्यूशन अलाउ है कि नहीं, डिप्शन कैसे होगा, सेल होता है तो प्रॉफिट लॉस कैसे दिखाना है, यही सब बातें होती हैं। आपको ना तो लिस्ट याद करनी है और ना ही उसके अंदर अभी कुछ पढ़ना है, अभी तो शुरुआत हुई। बस जान लीजिए कि एस क्या है। कोई पूछे ना एस क्या है तो बोलेगा एस अकाउंट के लॉ है, अकाउंट के रूल है। जैसे कंपनीज के लिए लॉ है, ऐसे ही हमारे लिए लॉ, इनकम टैक्स के लॉ है, ऐसे ही अकाउंट करने का लॉ, इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, कौन इशू करता है? तो इट इज इशूड बाई
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं आपको आगे पढ़ना होगा तो आप तो खुद ही इसके मेंबर बनेंगे। भाई उसको किसने परमिशन दी है? उसको पार्लियामेंट ने बनाया है और उसी ने कहा कि भाई तुम ये सब करो, अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा करा जाता है। अगर कंपनीज में जाना है, ठीक है, तो इसको रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंडेड बाई नफरा, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि ये बढ़िया और ये बढ़िया नहीं है, तब नोटिफाइड बाई MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो ये इसका हायरार्की है, ठीक है। तो फिर से देखिए, कॉरपोरेट के लिए ये जरूरी है, नॉन कॉरपोरेट हो तो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए तो CA इंस्टीट्यूट का कहना ही काफ़ी है। नॉन कॉरपोरेट जो कंपनी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग अब आगे चलें। बस यही मुझे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताना था। अब अगले पार्ट में, इसमें एक पार्ट अभी और बचता है, अगले पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल, नेशनल तो हो गया, इंटरनेशनल की बात करेंगे, लेकिन बात ही करेंगे कुछ नहीं, केवल जानेंगे कि आखिर क्यों, कैसे, किस तरह से हुआ, बस इतनी सी बात देखनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हम आपसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात भी करेंगे और बहुत ही जल्दी हम आपसे इसके क्वेश्चंस की बात भी करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबको